हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के पार्ट 2 को भाग 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत के आधार पर या हाइगन्स का द्वितीय तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना। इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूरे देश के जितने भी स्टेट्स बोर्ड्स हैं, राज्यों के बोर्ड हैं, उनमें लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। यहाँ तक कि इसे सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस चैप्टर के पार्ट 1 हिंदी माध्यम में जिसे मैंने डिस्कस किया है, इसके पहले पार्ट में उसके टॉपिक हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत पर यह आधारित है। अब सबसे पहले इसमें इस पार्ट में हाइगन्स का तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के नियमों की प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना और उसके बाद हाइगन्स का तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना। चूँकि 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में इसमें से केवल एक ही या करके पूछा जाता है कि प्रकाश हाइगन्स का तरंगिका सिद्धांत के आधार पर या तरंग सिद्धांत के आधार पर या द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की या प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना। तो और करके इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड्स में। तो इसमें से किसी एक का ही या तो परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें या अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें, लेकिन यहाँ पर मैं बारी बारी से हाइगन्स के तरंग सिद्धांत का उपयोग करके दोनों नियमों को, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करूँगा। तो सबसे पहले हाइगन्स के तरंग सिद्धांत का उपयोग कर प्रकाश का परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना। इसके लिए सपोज किया जाता है, माना जाता है कि एक परावर्तक सतह है, पृष्ठ है, जेड डैश परावर्तक है, मतलब इसके बाहर का नीचे का जो पृष्ठ है पॉलिश्ड है, कलई किया हुआ है, जिससे प्रकाश दूसरे माध्यम में इसे नहीं पार कर सकेगा और अपने ही माध्यम में इससे आपतित होकर के जब प्रकाश आपतित होगी तो ये फिर से उसी माध्यम में लौट जाएगी, इसे पार नहीं करेगी। तो जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई तरंगाग्र AB जो आपतित तरंगाग्र है, जो कि आपतित प्रकाश किरणों, ये नंबर 1 प्रकाश किरण है और ये नंबर 2 प्रकाश किरण है और इसके बीच में और भी प्रकाश किरणें हो सकती हैं, लेकिन सुविधा के लिए यहाँ मैंने 2 प्रकाश किरणों, नंबर 1 और दूसरा नंबर 2 के हेल्प से जो आपतित तरंगाग्र उत्पन्न हुआ है AB, उस पर विचार यहाँ किया जा रहा है। तो सपोज किया जाता है, यह माना कि आपतित तरंगाग्र AB का A बिंदु प्रारंभ में, मतलब t=0 पर स्टार्ट के पहले ही t=0 पर इसे टच करता है, स्पर्श करता है परावर्तक पृष्ठ जेड डैश को, किस बिंदु पर? A बिंदु पर। लेकिन आपतित तरंगाग्र AB का दूसरा बिंदु, जो कि दूसरे किरण के कारण यहाँ पर B बिंदु, तो B बिंदु की स्थिति अभी यहीं रह गई, मतलब A बिंदु तो स्पर्श कर गया t=0 पर ही इनिशियली, प्रारंभ में ही, लेकिन इस तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र AB का B बिंदु अभी परावर्तक पृष्ठ को A डैश बिंदु पर स्पर्श नहीं कर पाया है और वह स्पर्श कर पाएगा कुछ समय बाद। तो t=0 पर तब तक तो आपतित तरंगाग्र AB का A बिंदु स्पर्श कर चुका है, लेकिन B बिंदु t समय के बाद
यहाँ टच करेगा, स्पर्श करेगा परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को। लेकिन उतने समय में ए बिंदु से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिका, हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से जब आपतित तरंगाग्र ए बी पूर्णतः टच कर लेगा, स्पर्श कर लेगा परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को, तो ए तथा ए बिंदुओं के बीच जितने भी बिंदु होंगे वह द्वितीयक स्रोत का कार्य करेंगे तथा उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं, नई तरंगिकाएं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, वह उत्पन्न होकर के उसी माध्यम में परावर्तित होकर के, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ है तो उसी माध्यम में गमन करेंगी, पहले ही माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश किरणें, पहली किरण दूसरी किरण आ रही है और उसके कारण आपतित तरंगाग्र भी उसी माध्यम में प्रकाश गमन, किरण के गमन करने के साथ ही आपतित तरंगाग्र भी साथ साथ गमन कर रहा है, आगे की ओर एडवांसमेंट, आगे की ओर एडवांस कर रहा है, आगे की ओर गमन कर रहा है। जैसे जैसे प्रकाश किरणें 1 तथा 2 आगे गमन कर रही हैं तो उसके साथ, और यहाँ पर आपतित प्रकाश की किरण आपतित तरंगाग्र ए बी पर लंब होगी, इसलिए यहाँ जो बी पर एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। चूँकि हमने बतलाया पिछले पार्ट में कि आपतित किरण, प्रकाश किरण तरंगाग्र पर लंब होती है, तो ये किरण है, 1 और 2 किरण है, और तरंगाग्र ए बी यहाँ पर ये मीट किया है यहाँ पर, तो प्रकाश किरण तरंगाग्र पर क्या होगी, लंब होगी, बी बिंदु पर भी। और यहाँ दूसरा बिंदु बी डैश है, जो कि ए बिंदु से उत्पन्न द्वितीय तरंगिका जो उत्पन्न हुई, तो जितने समय में आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु ए डैश को टच करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक उतने ही समय, सपोज किया जाता है कि वह समय स्मॉल टी है, तो जितने समय में आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु, चूँकि वह बी बिंदु तो स्पर्श नहीं कर पाया था t बराबर 0 पर, t इक्वल टू 0 पर प्रारंभ में ए बिंदु आपतित तरंगाग्र का तो परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श कर दिया था, लेकिन बी बिंदु ऊपर ही रह गया था, चूँकि ये दोनों तरंगों के बीच में, प्रकाश तरंगों ए तथा बी, पहली प्रकाश तरंग और दूसरी प्रकाश तरंग के बीच में, रे 1 तथा रे 2 के बीच में पाथ डिफरेंस है, दूरी का अंतर है, और पहली प्रकाश किरण ये ज़्यादा क्लोज है पर परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के, तो यह प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर ही टच कर गया, लेकिन बी बिंदु यहीं पर अटक गया, मतलब बी बिंदु यहाँ पर ही, मतलब परावर्तक पृष्ठ के ए डैश बिंदु को टच नहीं कर पाया, थोड़ा ऊपर ही रह गया। तो जितने समय में आपतित तरंगाग्र ए बी का और आपतित तरंगाग्र ए बी आपतित प्रकाश किरणों 1 तथा 2, इसके बीच में अन्य भी किरणें हो सकती हैं, लेकिन सुविधा के लिए केवल 2 ही प्रकाश किरण को यहाँ दर्शाया गया है। तो जितने समय में आपतित तरंगाग्र बी का बी बिंदु परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श करेगा टी समय के बाद, टी समय में अगर स्पर्श करता है, तो ठीक उतने ही समय में प्राथमिक स्रोत ये तरंगाग्र ए बी के ए बिंदु से उत्पन्न होने वाली, क्योंकि ए बिंदु द्वितीयक स्रोत का काम करेगा, हाइगन्स का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर, कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है, द्वितीयक स्रोत का कार्य करता है, और उनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होकर के उसी माध्यम में उतने ही चाल से गमन करेंगी जितना कि ओरिजिनल स्रोत से आने वाली ये प्रकाश किरण 1 और 2 दोनों प्रकाश किरणें जिस प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, दूर स्थित प्रकाश स्रोत से, तो दूर स्थित प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, तो उसके कारण यहाँ आपतित तरंगाग्र ए बी उत्पन्न हुआ है, और ए बिंदु प्रारंभ में ही स्पर्श कर लिया t इक्वल टू 0 पर, लेकिन बी बिंदु उस समय स्पर्श नहीं कर सका। और जब आपतित तरंगाग्र ए बी परावर्तक सतह को स्पर्श कर लेगा पूरी तरह से ए तथा ए डैश बिंदुओं के बीच में, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में और भी जितने बिंदु होंगे उनसे द्वितीय तरंगिका उत्पन्न होकर के और परावर्तित हो जाएंगी, क्योंकि परावर्तक सतह को पार नहीं करेंगी, परावर्तन की घटना होगी। तो जितने समय में आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु परावर्तक पृष्ठ को ए डैश बिंदु पर टच किया, ठीक उतने ही समय में ए बिंदु से आपतित तरंगाग्र के ए बिंदु से जब ए बी टच कर लिया ए डैश बिंदु पर जितने समय में, तो ए से उत्पन्न होने वाली जो द्वितीय तरंगिका हो गई वह प्रकाश की चाल अगर इस माध्यम में भी है तो v इंटू और t समय के बाद, तो v इंटू टी डिस्टेंस कवर करके v इंटू टी डिस्टेंस हो जाएगा प्रकाश की चाल इंटू समय, तो vt दूरी तय करके b डैश पर पहुंच जाएगी। ए से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिका परावर्तित होकर के ए बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के परावर्तित होकर उत्पन्न हुआ ए बिंदु से, और ये परावर्तक पृष्ठ पर ए बिंदु है तो उससे परावर्तित भी होगा, तो परावर्तित होकर के b डैश पर पहुँच गया,
उतने समय में आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु ए डैश पर पहुंच जाता है। अब तरंगाग्र की नई स्थिति जानने के लिए ए बिंदु को केंद्र पर स्थित मान करके ए बी डैश का मतलब हो जाएगा, अगर प्रकाश की चाल इस माध्यम में भी है और टी टाइम लगा है प्रकाश को ए से बी डैश तक पहुंचने में, ए से बी डैश तक पहुंचने में, तो यह दूरी ए बी डैश वेलोसिटी इंटू टाइम भी इंटू टी हो जाएगा। और बी ए डैश दूरी बी ए डैश ये भी टी समय में प्रकाश की चाल इसमें इसके लिए भी होगी, बी के लिए आपतित तरंगाग्र के बी बिंदु के लिए, और टी समय के बाद ये भी पहुंचेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस बी ए डैश और ए बी डैश यह हो जाएगा भी इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो दोनों डिस्टेंस आपका ए बी आपतित तरंगाग्र है, यहाँ ए बी आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है, जिसका ए बिंदु तो टी इक्वल टू 0 पर टच कर लिया, लेकिन बी बिंदु टी समय के बाद टच करेगा ए डैश को। तो बी ए डैश दूरी और ए बी डैश दूरी, तो जितने समय में आपतित तरंगाग्र बी का बी बिंदु आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु परावर्तक पृष्ठ को ए डैश बिंदु पर टच करेगा, ठीक उतने ही समय में परावर्तक पृष्ठ के ए बिंदु से उत्पन्न द्वितीय तरंगिका उत्पन्न होकर के और परावर्तित भी होगी, उत्पन्न तो हुई द्वितीयक स्रोत से, ए बिंदु द्वितीयक स्रोत का काम करेगा और ए तथा ए डैश के बीच में अन्य बिंदु भी द्वितीयक स्रोत का काम करेंगे, चूंकि आपतित तरंगाग्र ए बी जाकर इस पर पूरी तरह से टच करेगा ए तथा ए डैश बिंदुओं के बीच में। तो उसके अंदर में जितने भी बिंदु होंगे ए तथा ए डैश के बीच में परावर्तक पृष्ठ पर, सभी द्वितीयक स्रोत का काम करेंगे और उनसे द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होकर के उसी माध्यम में परावर्तित होकर के गमन करेंगी, उसी माध्यम में जो कि परावर्तक पृष्ठ है। तो ये भी आपतित तरंगाग्र है जो कि जिसका ए बिंदु टच किया है प्रारंभ में टी इक्वल टू 0 पर परावर्तक पृष्ठ पर, जबकि बी बिंदु टी समय के बाद किया है। और मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, इसमें स्पीड ऑफ लाइट सी है या भी है माना जा सकता है, तो सपोज करते हैं स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो ए बी डैश जो दूरी होगा बी ए डैश दूरी ए बी डैश, तो ए बी डैश दूरी टी समय में तय की गई दूरी ए बी डैश जो यहाँ से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिका परावर्तित होकर के ए बिंदु से जब ए बी स्पर्श किया है ए डैश को के बीच में परावर्तक पृष्ठ को, तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत का काम करेगा। तो ए बिंदु से सबसे पहले उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिका बी डैश पर पहुंच जाएगी जितने समय में टी समय में, तो ठीक उतने ही समय में बी बिंदु आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को ए डैश बिंदु पर टच कर लेगा। इसलिए टी समय में तय की गई दूरी दोनों के द्वारा ए बी डैश ये द्वितीय तरंगिका है जो परावर्तित हुई है ए बिंदु से उत्पन्न होकर के परावर्तक पृष्ठ के, तो ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश उतना ही समय में आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु ए डैश पर पहुंचेगा। तो ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो स्पीड ऑफ लाइट सी सपोज करते हैं, या बी कोई दूसरा माध्यम होगा, हवा या निर्वात होगा तो उसके लिए सी, दूसरा कोई मीडियम होगा तो उसके लिए भी होगा, तो सी के जगह भी हम सपोज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो भी है मीडियम, तो भी इंटू टी हो गया, ये भी इंटू टी। अब इसमें चूँकि आपतित जो प्रकाश किरण है वह तरंगाग्र जो होता है आपतित किरण के लंबवत होती है, तो यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री यहाँ फॉर्म होगा, और यहाँ पर भी ए बिंदु से अब तरंगाग्र की नई स्थिति जानने के लिए हाइगन का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत का के दूसरे भाग का उपयोग करेंगे कि ए बिंदु को केंद्र पर स्थित मान करके ए बी डैश त्रिज्या का मतलब ए बी डैश त्रिज्या का मतलब ए बी डैश इक्वल टू भी इंटू टी त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचा जाता है। यहाँ पर ए को केंद्र पर स्थित मान करके ए बी डैश त्रिज्या का जो कि भी इंटू टी है का एक गोलीय चाप खींचा जाता है, तथा उस चाप पर उस गोलीय पर गोले के पृष्ठ पर या गोलीय चाप के पृष्ठ पर सतह पर ए डैश बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। देखिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश ए तथा ए बिंदु से ए डैश से उत्पन्न के बीच में जितनी भी तरंगिका होगी प्रकाश तरंगिका उत्पन्न होगी, ए से तो उत्पन्न हुई ही है, और ए डैश के पहले जितनी भी तरंगिका उत्पन्न होगी इसके बीच में ए तथा ए डैश बिंदुओं के बीच में, तो उनसे उत्पन्न द्वितीय तरंगिका एक साथ जा करके ए तथा ए डैश बिंदुओं के बीच में भी द्वितीय तरंगिका होगी तो एक साथ जा करके इसको टच करेगी ए डैश बी डैश को। इसलिए ए डैश बी डैश सभी तरंगिकाओं के लिए जितनी भी द्वितीय तरंगिकाएँ हैं सभी जाकर स्पर्श करेंगी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर के, तो वो सभी के लिए सभी तरंगिकाओं के लिए ए डैश बी डैश तरंगाग्र की नई स्थिति होगा टी समय के बाद, या द्वितीय तरंगाग्र उसे द्वितीय तरंगाग्र कहा जाएगा, उसे परावर्तक तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र कहा जाएगा ए डैश बी डैश को, क्योंकि ए डैश बी डैश पर सभी तरंगिकाएँ ए तथा ए डैश के बीच में जितनी भी तरंगिकाएँ हैं, क्योंकि ए तथा ए डैश के बीच का प्रत्येक बिंदु द्वितीय स्रोत का कार्य करेगा अगर आपतित प्रकाश किरण ए बी इस पर जा करके आपतित होती है।
तो जितने भी प्रकाश तरंगें ए तथा ए डैश के बीच में है वह एक साथ जाकर ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी। इसलिए ए डैश बी डैश सभी तरंगिकाओं के लिए, उन सभी तरंगिकाओं के लिए द्वितीयक, सभी तरंगिकाओं के लिए परावर्तक तरंगाग्र होगा। तो नाउ अब इस ट्रायंगल में समकोण ट्रायंगल त्रिभुज हो गया, ए बी ए और ए बी डैश ए डैश, इसलिए समकोण हुआ कि यहाँ पर जो प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, वह तरंगाग्र पर लंब होती है। तो यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी एंगल बी डैश पर, चूँकि यहाँ भी तरंगाग्र है, यहाँ भी प्रकाश किरण है ए बी डैश जो परावर्तित किरण है या द्वितीय तरंगिका है, और यहाँ पर ये ए डैश बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री। तो अब दोनों ट्रायंगल ए बी ए डैश दोनों समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश में, तो देखिए नाउ ये तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू वी टी हो गया। अब दो समकोण त्रिभुजों, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल से समकोण त्रिभुजों त्रिभुज ए बी ए डैश एवं त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, अब इसमें ए डैश दोनों में कॉमन है साइड, और ये एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू ए बी बी डैश ए डैश, ये हो गया कितना 90 डिग्री, ये दोनों 90, यहाँ भी 90। आपतित प्रकाश की किरण तरंगाग्र पर लंब होती है, यहाँ भी 90, तो इसे लिखा जाए ए बी एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि आपतित प्रकाश किरण तरंगाग्र पर लंब होती है। अब ए डैश कॉमन है और ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश वी टी है, ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू वी टी, और ए डैश कॉमन है, ए डैश कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों ट्रायंगल में उभयनिष्ठ कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल का एक एंगल भी इक्वल है 90, और दो साइड्स ए बी डैश एंड बी ए डैश भी वी टी है, और ए डैश दोनों में कॉमन है। देयरफॉर फ्रॉम साइड एंगल साइड से, ज्योमेट्री में साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो इसलिए इस कंडीशन के आधार पर तो अतः दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कंग्रुएंट होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये एंगल आई है जो आपतित प्रकाश किरण और लंब के बीच, लंब एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसको आपतन बिंदु पर उदक दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल करते हुए गिरते हुए मालूम पाया जाता है, और लंब इसलिए लिया जाता है कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का वैल्यू लंब से ही हम मेजर करेंगे। तो लंब जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लंब कहते हैं, जिससे कि कोण की स्थिति, एंगल की स्थिति पता करने का, एंगल की स्थिति माने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मालूम किया जा सकता है। तो ये एंगल आई है, तो ये भी ज्योमेट्री से ये एंगल आई होगा, क्योंकि ये 90 माइनस आई, तो ये भी 90 माइनस आई, तो इसमें आई ऐड करेंगे तो टोटल 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, तो ये 90 माइनस आई है बगल नीचे का कोण, तो ये भी 90 माइनस आई होगा, तो उसमें आई ऐड करेंगे तब जा करके टोटल एंगल 90 हो जाएगा, इधर भी और इधर भी होगा, अगर ये एंगल पर डिपेंड करेगा। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए अब जब सर्वांगसम हो गए तो एंगल बी ए डैश इक्वल टू एंगल बी डैश, चाहे ए डैश बी डैश, मतलब आई इक्वल टू आर, और यह परावर्तन का दूसरा नियम है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसलिए देयरफॉर सर्वांगसम जब हो गया तो दोनों एंगल ए आई इक्वल टू आर को इक्वल किया जा सकता है, इसलिए एंगल बी ए डैश इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू आर, और आई इक्वल टू आर अर्थात आपतन कोण, आई क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और यही
यह परावर्तन का दूसरा नियम है। साबित हो गया, एक्सप्लेन हो गया। हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत या हाइगन का तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की परावर्तन के नियमों में से परावर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या हो गई। यह प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम। अब पहले नियम की व्याख्या के लिए, प्रकाश का परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या के लिए उसको तार्किक रूप से ही लॉजिकली हो जाएगा, इसलिए कि आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, जो तरंगाग्र की नई स्थिति है टी समय बाद, जबकि तरंगाग्र की प्रारंभ में टी इक्वल टू 0 पर पुरानी स्थिति है ए बी। तो आपतित तरंगाग्र ए बी और ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र तथा परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश, तीनों एक ही समतल में है। यहाँ यह समतल है बोर्ड का तल, और आपके केस में अगर कॉपी पर इसको स्केच करते हैं डायग्राम को, तो ये तीनों चीज़ आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश, तीनों एक ही समतल में होंगे, मतलब कागज के तल में होंगे। इसलिए आपतित तरंगाग्र किससे कैसे मिला है? आपतित किरणों से मिला है, प्रकाश किरणों से मिला है। आपतित किरणों से परावर्तित तरंगाग्र कैसे मिला है? तो ये परावर्तित होने वाली किरणों या द्वितीय तरंगिकाओं से मिला है। तो और इस पर जो अभिलंब डाला जाएगा वह भी उसी तल में होगा, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ए डैश बिंदु पर अभिलंब डाले हैं, ए बिंदु पर, ए पॉइंट पर, और ए डैश बी पर भी लंब डाला गया है, जिससे कि आपतन कोण आई को दर्शाया गया है आपतित किरण लंब के बीच में, और यहाँ परावर्तन कोण आर को दिखाया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा पारदर्शी पृष्ठ जेड जेड डैश, तीनों एक ही तल में है, एक ही समतल में है, कागज के तल में आपके केस में, और यहाँ मैंने बनाया है बोर्ड के तल पर, तो बोर्ड के तल में है, ये भी समतल है बोर्ड। और यह प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, मतलब आपतित प्रकाश किरणें जिनसे कि आपतित तरंगाग्र मिला है, ये दोनों किरणें, इसके अलावा भी और किरणें हो सकती हैं इन दोनों के बीच में। तो आपतित प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश तथा अभिलंब जो डाला गया है ए डैश बिंदु ए पर, और यहाँ ए डैश बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के, जहाँ प्रकाश किरण आपतित हुई हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पहला नियम की व्याख्या हो जाती है। पहला नियम भी स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश किरण ए बी, आपतित प्रकाश किरण ए बी, आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा पारदर्शी पृष्ठ जो पृष्ठ है जेड जेड डैश, परावर्तक पृष्ठ, जैसे कि मिरर हो सकता है, एक भाग उसका, दूसरा भाग बैक पोर्शन कलई किया हुआ रहेगा। तो ये दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण हो सकता है। तो आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा पारदर्शी पृष्ठ एक ही समतल में है। तो आपतित किरण जिसके कारण तरंगाग्र में फॉर्म हुआ है दोनों, ए बी और ए डैश बी डैश, और जेड जेड डैश भी उसी समतल में है, तो तीनों उसी समतल में होंगे, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और परावर्तक पृष्ठ के ए तथा बी बिंदुओं पर डाले गए अभिलंब भी उसी समतल में होंगे, मतलब कागज के तल में ही होंगे। तो यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, तो जिसे लॉजिकली ही व्याख्या कर दिया गया। और मैथमेटिकली परावर्तन का दूसरा नियम आई इक्वल टू आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मैंने इसमें ऑब्टेन किया प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम, और पहला नियम लॉजिकली हो गया। अब हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना। इसके लिए एक पारदर्शी पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ लेना होगा, जिसे मैंने सपोज किया है PQ, पारदर्शी पृष्ठ है, या सीमांत पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करेगा। ऊपर माध्यम 1 है, मीडियम 1, और नीचे माध्यम 2 है, माध्यम 2। माध्यम 1 सपोज करते हैं कि माध्यम 1 विरल माध्यम है, पतला माध्यम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और दूसरा माध्यम 2 है, डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जैसे हवा एवं पानी लेते हैं दो माध्यम,
तो एयर पानी की अपेक्षा लेस डेंसर होगा, विरल माध्यम होगा, जबकि जल या पानी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम होगा। तो इसलिए अपवर्तनांक सघन माध्यम अगर है, ऊपर सघन विरल माध्यम है, तो उसका अपवर्तनांक हमने सपोज किया है, माना कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है, जबकि माध्यम 2 है नीचे pq, जो सीमांत पृष्ठ है, पारदर्शी पृष्ठ, जैसे कांच का टुकड़ा थे, जल का पृष्ठ हो सकता है पारदर्शी पृष्ठ, या कांच का टुकड़ा हो सकता है पारदर्शी पृष्ठ। तो माध्यम 2 में का अपवर्तनांक n2 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। माध्यम बदलने के साथ प्रकाश की चाल भी बदलता है। अब आपतित तरंगाग्र AB, अब माना कि आपतित तरंगाग्र AB प्रारंभ में, आपतित तरंगाग्र AB का A बिंदु प्रारंभ में शुरू में ही t=0 पर पारदर्शी पृष्ठ PQ या सीमांत पृष्ठ PQ को स्पर्श कर लेता है, जबकि आपतित तरंगाग्र AB का दूसरा बिंदु B t समय के बाद A' बिंदु पर पारदर्शी पृष्ठ PQ को स्पर्श करता है। तो आपतित तरंगाग्र के B बिंदु, आपतित तरंगाग्र द्वारा के B बिंदु द्वारा तय की गई दूरी A' पर पहुंचने पर हो जाएगी प्रकाश की चाल v1 अगर है, इस मीडियम में सपोज किया गया है, और टाइम t, तो v1t, तो BA' डिस्टेंस हो गया v1t, जो कि आपतित तरंगाग्र AB के B बिंदु को, पारदर्शी पृष्ठ को स्पर्श करने में इतनी दूरी तय करनी होगी B बिंदु को, BA' दूरी, जो कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट v1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, v1 इंटू t होगा, चूँकि दूरी इजकल टू चाल गुना समय होता है। तो ये v1t डिस्टेंस है टी टाइम के बाद आपतित तरंगाग्र AB का B बिंदु A' पर पहुंचेगा, जबकि t=0 पर ही आपतित तरंगाग्र AB का A बिंदु पारदर्शी पृष्ठ को स्पर्श कर चुका है। अब जब आपतित तरंगाग्र AB पूर्णतः, माने B बिंदु जब A' पर पहुंच जाएगा आपतित तरंगाग्र AB का, तो आपतित तरंगाग्र AB उस स्थिति में PQ जो पारदर्शी पृष्ठ है उसको पूर्ण रूप से स्पर्श कर देगा। तब A तथा A' बिंदुओं के बीच स्थित बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएँ उत्पन्न होगी, हाइगन का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर। तो द्वितीय तरंगिका उत्पन्न होगी और द्वितीय तरंगिकाएँ अब पहले माध्यम में परावर्तित नहीं होगी, क्योंकि पहले केस में परावर्तन की घटना थी, तो उसमें तो पहले ही मीडियम में परावर्तित हो रहा था। अब चूँकि पारदर्शी पृष्ठ है, तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुँच जाएगी, और जब तक जितने समय में t समय में अगर आपतित तरंगाग्र AB का B बिंदु A' को स्पर्श कर लेता है पारदर्शी पृष्ठ को, ठीक उतने ही समय t में A बिंदु से उत्पन्न, चूँकि A बिंदु आपतित तरंगाग्र का बहुत पहले ही t=0 पर ही टच कर चुका है, तो A बिंदु से उत्पन्न द्वितीय तरंगिका अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित होकर गमन करेंगी, और t समय के बाद ये डिस्टेंस कवर कर लेंगी, दूरी कवर कर लेगी, वह प्रकाश किरण v2 इंटू t, प्रकाश की चाल v2 है दूसरे माध्यम में, माध्यम 2 में अपवर्तनांक n2 है, प्रकाश की चाल v2 है। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश A बिंदु से उत्पन्न द्वितीय तरंगिका AB' चाल इंटू समय, तो चाल v2 है सेकेंड माध्यम में, माध्यम 2 में, और समय t है, चूँकि t समय इसको लगा है आपतित तरंगाग्र AB के B बिंदु को A' पर पहुंचने में, तो ठीक उतने ही समय में A से उत्पन्न द्वितीय तरंगिका दूसरे माध्यम में गमन करके v2 दूरी तय करके B' पर पहुंच जाएगी। अब तरंगाग्र की नई स्थिति जानने के लिए अब क्या करना होगा, तरंगाग्र पर स्थित A बिंदु को केंद्र पर मान करके, चूँकि सबसे पहले A बिंदु से ही द्वितीय तरंगिका उत्पन्न हुई है, चूँकि A बिंदु ही आपतित तरंगाग्र का सबसे पहले t=0 पर पारदर्शी पृष्ठ को स्पर्श कर चुका है। तब तरंगाग्र की नई स्थिति जानने के लिए t समय के बाद A बिंदु को केंद्र पर स्थित मान करके AB' मतलब चाल गुने समय त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचा गया, एक गोलीय चाप है, A को केंद्र पर स्थित मान करके v2 इंटू t चाल इंटू समय, तो दूरी हो गया। तो इतनी दूरी AB' मतलब v2 t त्रिज्या का एक गोला खींचा गया, गोलीय चाप, तथा A' बिंदु से, अब दूसरे बिंदु से आपतित तरंगाग्र B जो A' पर टच किया t समय के बाद, तो दूसरे बिंदु A' से इस गोलीय चाप पर जो A को केंद्र मान करके AB' v2 त्रिज्या का गोलीय चाप या गोला खींचा गया, तो इसके पृष्ठ को A' बिंदु से ज्वाइन कर देने पर ये जो स्पर्श रेखा है A' B', यही तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। t समय के बाद तरंगाग्र की नई स्थिति कौन होगी, A' B', जबकि पुरानी स्थिति कौन है तरंगाग्र का, AB है, जो कि प्रारंभ में ही
टी समय के पहले आपतित तरंगाग्र की स्थिति ए बी ही है। जबकि नई स्थिति हो गया टी समय पर वो इक्वल टू 0 पर ए पॉइंट टच कर ही लिया था पारदर्शी पृष्ठ को। तो टी समय के बाद यही तरंगाग्र की स्थिति होगी, नई स्थिति ए डैश बी डैश, जो कि अपवर्तित तरंगाग्र होगा। और ए तथा ए डैश के बीच में स्थित जितने भी बिंदु होंगे सभी द्वितीयक स्रोत का काम करेंगे। अगर ए बी इस पर आपतित हो गया तो वहाँ से उन द्वितीयक स्रोतों से जब ए बी आपतित हो जाएगा ए तथा ए डैश के बीच में पी क्यू पारदर्शी पृष्ठ पर, तो उस स्थिति में तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु ए तथा ए डैश बिंदुओं के बीच में जितने भी बिंदु होंगे द्वितीयक स्रोत का काम करेंगे, उनसे उत्पन्न होने वाली द्वितीयक तरंगिका एक साथ जा करके ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी। इसलिए ए डैश बी डैश सभी अपवर्तित तरंगिकाओं के लिए या सभी अपवर्तित द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए ये ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र होगा। और यह स्पर्श रेखा, इसी को अंग्रेजी में इन्वेलप और टेंजेंट भी कहा जाता है। तो ये अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति होगी टी समय के बाद। अब ये दोनों त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश समकोण त्रिभुज होंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो आपतित किरण है ये दो, वह तरंगाग्र ए बी पर क्या होती है, लंब होती है। और उसी ढंग से यहाँ भी किरण है, अपवर्तित किरण आपतित किरण ही है एक तरह से। यहाँ पर सेकेंड मीडियम में बी डैश पर आकर आपतित हुई। तो ए डैश ए बी डैश अपवर्तित किरण है, जो कि द्वितीय तरंगिका भी इसको कही जाएगी, लेकिन ये अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश पर आपतित हुआ है। इसलिए ए बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश पर लंब होगी। तो ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो और ये कोण आई है, आपतन कोण अभिलंब के बीच का कोण आई है। तो ये भी 90 - आई ये होगा, तो ये 90 - आई ये आई होगा, तो ये 90 - आई, तो मिल करके 90 डिग्री हो जाएगा टोटल एंगल। उसी ढंग से यहाँ आर है, तो ये 90 - आर इधर, तो ये 90 - आर, तो ये हो जाएगा आर। ये एंगल आर हो गया ज्योमेट्री से। तो ये 90 - आर हो जाएगा, टोटल मिल करके टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ ए पर भी वही ढंग की स्थिति यहाँ है। तो इस प्रकार अब दोनों ट्रायंगल में हम सपोज करते हैं ए बी ए डैश में दोनों समकोण त्रिभुज है। तो पहले ए बी ए डैश में साइन आई इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए डैश, और ये बेस हो जाएगा ए बी। तो इन ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समकोण यहाँ भी ए बी आपतित तरंगाग्र है, ए बी आपतित तरंगाग्र है, जो कि आपतित प्रारंभ में t = 0 पर उसका ए बिंदु स्पर्श कर लिया है पारदर्शी पृष्ठ को, जिसका ये बिंदु प्रारंभ में ए बिंदु, प्रारंभ का मतलब t = 0 स्टार्ट में है, t = 0 पर प्रारंभ में पारदर्शी पृष्ठ पी क्यू के को स्पर्श कर लेता है। तो लेकिन बी बिंदु टी समय की बात करता है, V1 चाल से पहले माध्यम में स्पर्श करता है, लेकिन बी बिंदु नहीं कर पाया, क्योंकि बी बिंदु थोड़ा ज़्यादा दूर है इसके सरफेस के मुकाबले, पाथ डिफरेंस है दोनों लाइट रे के बीच में। इसलिए कुछ समय के बाद बी बिंदु टच करेगा पी ए डैश को। अब हाइगन का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत से ए बी जब टच कर लेगा ए डैश को, तो इसके प्रत्येक बिंदु ए तथा ए डैश के बीच में द्वितीय स्रोत का कार्य करेगा, उससे द्वितीय तरंगिका उत्पन्न होकर के अब दूसरे माध्यम में अपवर्तित पार हो जाएंगी। सबसे पहले ए बिंदु से अपवर्तित होकर द्वितीय तरंगिका यहाँ तक पहुँच गई है ए बी डैश पर, और उतना ही समय में आपतित तरंगाग्र ए बी का बी बिंदु ए डैश को टच कर लिया पारदर्शी पृष्ठ पर। तो अब ए बी डैश बी ए डैश दूरी हो गया V1t, और ए बी डैश दूरी हो गया V2t। अब तरंगाग्र की नई स्थिति को जानने के लिए ए को केंद्र मान करके V2 त्रिज्या का चाप खींचे और ए डैश बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा खींच दिए। तो यह स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश सभी जितनी भी तरंगें होंगी ए तथा ए डैश के बीच में इसी को टच करेंगी, आकर के इसी से को स्पर्श करेंगी। तो ए डैश बी डैश सभी तरंगिकाओं के लिए, द्वितीय तरंगिकाओं के लिए अपवर्तित तरंगाग्र होगा। तो नाउ समकोण त्रिभुज ए बी ए में समकोण त्रिभुज दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से यूज करने पर sin i/sin r का रेशियो मिल जाएगा, जो कि स्नेल का नियम होगा n2/n1।
स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम होगा। और लॉजिकली फिर से जैसे कि परावर्तन के नियमों में हमने किया, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या लॉजिकली कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई, एंगल आई है तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी आई हो जाएगा, मैंने बताया पहले भी। साइन आई इक्वल्स टू, ये कौन एंगल है तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ए डैश, और हाइपोटेनस ए डैश हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी। तो साइन आई इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश। साइन आई परपेंडिकुलर बी ए डैश होगा, हाइपोटेनस ए डैश एंड बी ए डैश है v1t, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट माध्यम 1 में, जो कि विरल माध्यम सपोज किए हैं, इधर डेंसर मीडियम है, इधर जल हो सकता है, इधर ऊपर में हवा हो सकती है। तो v1t अपॉन ए डैश, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए यहाँ। और इसी ढंग से समकोण त्रिभुज अब नीचे ए बी डैश ए डैश में, अब समकोण त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, चूँकि यहाँ 90 एंगल होगा, आपतित प्रकाश की तरंगाग्र पर लंब होती है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर, ये एंगल आर है, अपवर्तन कोण तो ये भी आर हो जाएगा ज्योमेट्री से। आई आपतन कोण है साइन आर, अब यहाँ साइन आर इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा ए बी डैश, ये कर्ण हो जाएगा ए डैश हाइपोटेनस, और ये आधार हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो साइन आर इक्वल टू ए बी डैश अपॉन ए डैश इज v2t, डिस्टेंस इसमें प्रकाश की चाल माध्यम 2 में v2 है, v2t अपॉन ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें अपवर्तन का नियम प्राप्त करना है, तो स्नेल का नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू n2 बाई n1। तो अगर हम मालूम कर लेते हैं डिवीजन करने से, 1 में 2 से डिवाइड करने से अगर वैसा आ गया तो स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम ऑब्टेन हो जाएगा। तो डिवाइडिंग 1/2 वी हैव 1/2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो 1/2 से समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिए, तो साइन आई बाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1t अपॉन ए डैश अपॉन v2t अपॉन ए डैश कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, v1 बाई v2, ये हो गया v1 बाई v2, और ये हो जाएगा। अब v जो होता है प्रकाश की जो चाल होती है माध्यम में, वो होता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो v इक्वल टू सी बाई म्यू, ये v हो गया। तो v1 इक्वल टू, ऊपर v1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, v1 करेंगे यहाँ तो n1 नीचे हो जाएगा। उसी ढंग से v2 इक्वल टू हो जाएगा c बाई n2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो v1 बाई v2, ऊपर v1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 नीचे होगा, और v2 नीचे है तो n2 ऊपर हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई, v1 की जगह पर दिखाएंगे c बाई n1, और v2 की जगह c बाई n2, c कैंसिल हो गया तो n2 बाई n1 उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 बाई n1। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 विच इज, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू n2 बाई n1। तो इस प्रकार से यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। दूसरे नियम की व्याख्या हो गई जो कि स्नेल का नियम है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम का मतलब है स्नेल का नियम, दूसरा नियम स्नेल का नियम। अब साथ ही पहला नियम की व्याख्या के लिए, जैसा कि परावर्तन नियम में मैंने किया, यह अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो दूसरा नियम की व्याख्या हो गई हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर। अब पहले नियम की व्याख्या के लिए पहला नियम क्या है कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। तो ये पहला नियम है अपवर्तन का। तो यहाँ पर भी वो चीज़ स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा पारदर्शी पृष्ठ पी क्यू, जिस पर कि लंब डाला गया है आपतन बिंदु पर ए पर और फिर ए डैश पर, तो ये तीनों एक ही समतल में है। आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा
आपतन बिंदु ए तथा ए डैश पर लादे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। मतलब यहाँ मेरे केस में बोर्ड के तल में है, बोर्ड भी समतल है। आपके केस में कॉपी पर लिख रहे हैं कागज के तल, तो वह कागज का तल होगा, प्लेन ऑफ पेपर। तो ये तीनों एक ही समतल में है। आपतित तरंगाग्र बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा आपतन बिंदु पर डाले गए तथा पारदर्शी पृष्ठ पी क्यू तीनों एक ही समतल में है। इसलिए आपतित किरण जो नंबर 1 किरण है और नंबर 2 है आपतित किरण है। अपवर्तित किरण, यहाँ अपवर्तित किरण ए से अपवर्तित होने के बाद दूसरे मीडियम में ए बी डैश अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदुओं जैसे ए पर है विलंब और यहाँ ए डैश पर विलंब है, तो ये तीनों भी इसी समतल में होंगे, मतलब उसी समतल में होंगे, मतलब कागज का तल में ही होंगे। यहाँ तो बोर्ड का तल है लेकिन आपके केस में कागज का तल में होंगे। और यह अपवर्तन का पहला नियम है। और इस प्रकार हाइगन्स का तरंग सिद्धांत के आधार पर या द्वितीय तरंग का सिद्धांत के आधार पर, कभी कभी इसे द्वितीय तरंग का सिद्धांत भी कहा जाता है, एग्जाम में भी स्पष्ट करके लिख देता है, हाइगन्स का द्वितीय तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। तो इस प्रकार हाइगन्स का द्वितीय तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की दोनों नियमों की व्याख्या हो गई। एक तो मैथमेटिकल फॉर्म में सेल्स का नियम और दूसरा लॉजिकली अपवर्तन का पहला नियम भी। और इसी के साथ ये पार्ट 2 भाग 2 चैप्टर 10 का 12 क्लास फिजिक्स का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।